नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट है, भारतीय विदेश नीति का भी पार्ट है और इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है, उसको हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। नीली अर्थव्यवस्था की रणनीति, नीली अर्थव्यवस्था की रणनीति और हिंद प्रशांत रणनीति, ये पॉइंट हम फोकस करने के लिए जा रहे हैं और वो आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो सबसे पहले जो हमारी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है उसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है एग्जैक्टली। दूसरा, भारत की सिचुएशन या भारत की लोकेशन किस प्रकार ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के अनुकूल है, इसको हम देखेंगे। तीसरा, हमें किन एरियाज को इसमें फोकस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये चार बिंदु हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक आपको जैसा कि मैंने बताया था OBOR, वन बेल्ट वन रोड, मैरीटाइम सिल्क रूट MSR, जो हिंद महासागर में चीन निर्मित कर रहा है, उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत ने भी एक रणनीति अपनाई है जिसे हम कहते हैं हिंद प्रशांत रणनीति। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने हिंद महासागर में फैले हुए द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों एवं प्रशांत महासागर में फैले हुए द्वीपीय और प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयास किए हैं। तो आज हम जो है इसी पार्ट को बहुत अच्छे से फोकस करने का प्रयास करेंगे। जैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, भारत के लिए क्यों जरूरी है और भारत ने इसके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, मतलब किन किन देशों के साथ या संगठनों के साथ संबंध स्थापित करने के प्रयास किए हैं। जैसे आप देखोगे दुक्कम बंदरगाह क्या है, ये एग्जाम में आपके यूपीएससी प्री में भी आ सकता है। छाबाहार या चाबाहार बंदरगाह कहां पर है और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है। इसी प्रकार से सेशल्स क्या है और ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मॉरिशस क्या है और मॉरिशस की लोकेशन क्या है, मॉरिशस को लघु भारत क्यों कहा जाता है, मेडागास्कर हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, फिपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, जापान के साथ भारत के संबंध, क्वाड, वियतनाम और जिबूती। इसमें भी कुछ को मैं आपको करवाऊंगा, ऑलमोस्ट 90% में करवाऊंगा। बाकी जैसे जापान है, जापान एक बड़ा टॉपिक है तो मैं जापान को पूरा अलग से लूंगा। आज हम इतना पार्ट सबसे पहले करेंगे। अब जैसे हम ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको देखेंगे और उसके बाद इस पार्ट को टच करने का प्रयास करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लीजिए कि हम इसमें क्या क्या करने के लिए जा रहे हैं। अब उसके बाद हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले जो आपके पास में क्वेश्चन होगा, सबसे पहला वो पहला पॉइंट होगा कि ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या होती है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है, तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा सुनिए और उस परिभाषा को सुनकर उसको उतारने का पूरा प्रयास कीजिए। क्या होगी, जैसे समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही, वापस सुनना, समुद्री रास्तों, इसमें जो परिभाषा होगी आपकी, इसमें क्या क्या जोड़ना आपको, समुद्री रास्तों, सी रूट्स, समुद्री रास्तों कोमा बंदरगाहों, समुद्री रास्तों कोमा बंदरगाहों एवं समुद्री सामरिक नीति के जरिए, समुद्री सामरिक नीति के जरिए, समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को
बढ़ावा देना ही, बढ़ावा देना ही, बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहलाता है। बढ़ावा देना भी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहलाता है। तो सबसे पहले तो मैंने आपके सामने एकदम धीरे धीरे इसकी परिभाषा को लिखने का प्रयास किया। आपसे ये पूछे कि ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा समुद्री रास्तों, सी रूट्स, जैसे हिंद महासागर से नया रूट गुजर रहा है, मलक्का जल संधि से, दुक्कम बंदरगाह से, छाबहार बंदरगाह से, जो नए समुद्री रूट है, समुद्री रास्तों, बंदरगाहों, नए नए पोर्ट्स और हार्बर्स का निर्माण करके उनको जोड़ना, जैसे व्लादिवोस्टोक को मद्रास के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ये नया सी रूट होगा। तो समुद्री रास्तों, बंदरगाहों एवं समुद्री सामरिक नीति, स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी, समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, इसके साथ साथ एक पॉइंट और आपको जोड़ना है, इसके साथ साथ द्वीपीय, इसके साथ साथ द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय, द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ, द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ, द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की रणनीति को ही ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी जो है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी? समुद्री रास्तों, बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। इसके साथ साथ यदि हम द्वीपीय देश, जैसे भारत अगर नए पोर्ट्स का निर्माण करता है, भारत अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र पे बल देता है, भारत अपने मैरीटाइम बेल्ट को मजबूत करता है, इसके साथ साथ उस क्षेत्र में आने वाले द्वीपीय देश जैसे श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है। साथ ही साथ प्रायद्वीपीय देश जैसे मान लीजिए थाईलैंड के साथ, जैसे इंडोनेशिया के साथ अगर संबंध बेहतर करता है तो इस पॉलिसी को हम क्या कहेंगे? ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहेंगे। मतलब इसके दो पार्ट हुए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। हम अगर अपने बंदरगाहों को, अपने पोताश्रय को, अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र को डेवलप करते हैं तो ये भी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी में आएगा। इसके साथ साथ यदि हम हमारे पड़ोस में या हमारे समुद्री रूट पर आने वाले द्वीपीय और प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करते हैं तो ये भी आपका ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहलाएगा। कल जब मैंने आपको इंडियन फॉरेन पॉलिसी बताई थी तो वहां पर ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का स्पेशल मेंशन किया था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को क्यों अपनाना चाहिए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमें इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। हम समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। साथ ही साथ चीन जिस प्रकार से हिंद महासागर में अपनी घुसपैठ कर रहा है उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। तो ये पॉइंट्स आप सबसे पहले यहां पर ध्यान रखोगे। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्या है? तो इसमें ये सब के सब पॉइंट आएंगे आपके समुद्री रास्तों, बंदरगाहों एवं समुद्री सामरिक नीति के जरिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी कहलाता है। इसके साथ साथ द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की रणनीति को भी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के अंतर्गत ही देखा जाता है। अब उसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा कि भारत को, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब होगा कि भारत को ये रणनीति क्यों अपनानी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपके सामने होगा वो होगा कि भारत को ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी क्यों अपनानी चाहिए। तो यहां पर आया सेकंड पार्ट, तो होगा सबसे पहले हम देखें
भारत की स्थिति, मतलब ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी किस प्रकार भारत का फेवर लेती है और किस प्रकार भारत के लिए सहायक है, इसके लिए हमें भारत की लोकेशन को ट्रेस करना पड़ेगा। और लोकेशन जब ट्रेस करें तो ये सबसे पहले आपके सामने आया अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये आ गया लाल सागर, और यहां से ये अरब प्रायद्वीप, ये ईरान, ये पाकिस्तान और ये भारत, और ये फिर आ गया इंडो चाइना प्रायद्वीप। तो भारत की लोकेशन आप देखिए, इंडिया जो है वो बेसिकली अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश है, जो ओवरऑल ये पूरा सागर जो है ये बेसिकली हिंद महासागर होगा। हिंद महासागर में भारत की लोकेशन आप देख सकते हो। अब यहां पर क्वेश्चन ये आया कि भारत को ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी किस प्रकार भारत के लिए सहायक है। हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है कि भारत को ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी किस प्रकार से फेवर कर रही है ऑटोमेटिकली, नेचुरली। कैसे? नंबर 1, भारत की पहला पॉइंट होगा भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति, मतलब भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति जो है वो भारत को ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए प्रेरित करती है। ये पॉलिसी नेपाल को प्रेरित नहीं करेगी, क्योंकि नेपाल की लोकेशन इस प्रकार से नहीं है। भारत के लिए क्यों? क्योंकि पहली बात भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है, पेनिनसुलर पोजीशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत हिंद महासागर के अंदर अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखता है और ये 3 ओर से समुद्री भाग से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी प्रायद्वीपीय स्थिति है। दूसरा, जब भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति है तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो तटीय रेखा है वहां से 12 एनएम की दूरी पर, वहां से 24 एनएम की दूरी पर और वहां से 200 एनएम की दूरी पर 3 क्षेत्र भारत के समुद्र में है, जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम बेल्ट, अविच्छन मंडल, कॉन्टिजियस जोन और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो तीसरा जो है, भारत के पास में अपना एक बहुत बड़ा मैरीटाइम बेल्ट भी है, भारत के पास अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी है। इसी को एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, EEZ से आप क्या समझते हैं? तो बेस लाइन से 200 एनएम की दूरी के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र में भारत अपने खनिज संसाधनों का, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है, प्राकृतिक गैस की खोज कर सकता है, मत्स्य क्षेत्र, द्वीपों का निर्माण और नौसैनिक अभ्यास तक कर सकता है। इसलिए अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से चौथा बिंदु जो है वो आपका ये भी आएगा कि अगर भारत इसको फोकस करता है तो निश्चित रूप से ये लाभ होगा। एक आप यहाँ पे अविच्छन मंडल और लिख सकते हैं बेस लाइन से 24 एनएम की दूरी तक। तो ये तीनों पॉइंट मैं जनरली ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, कौन से? मैरीटाइम बेल्ट, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अविच्छन मंडल। कहीं पर आगे मुझे मौका मिला तो जरूर मैं इन तीनों चीजों को बताऊंगा। यहां पर सिर्फ आप देखिए, भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय स्थिति होने कारण भारत के पास एक बहुत बड़ा मैरीटाइम बेल्ट क्षेत्र है, कॉन्टिजियस जोन क्षेत्र है, अविच्छन मंडल है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। 3 पॉइंट ये। अब इससे हम आगे बढ़े और इससे आगे बढ़ने के बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन ये होगा कि भारत अगर इसको फोकस करता है, भारत इसको अगर फोकस करता है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को, तो सबसे पहला भारत इसमें किन किन चीजों को देखेगा? तो इसको देखने से एक तो हमारा मत्स्य क्षेत्र जो है, फिशिंग एरिया, वहां से बड़ी मात्रा में मछलियां प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, हम समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, तो दूसरा होगा सी रिसोर्सेज, समुद्री संसाधन। और समुद्री संसाधन में क्या क्या आएगा? तो समुद्री संसाधनों में आएगा तेल
एवं प्राकृतिक गैस भी यहीं पर आएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस, और कई बार जो मोती वगैरह है वो भी समुद्र में मिलते हैं। प्राकृतिक गैस, तेल और ये सब इसमें आ जाएगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट होगा कि हम इसी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के तहत द्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहला पॉइंट होगा मत्स्य क्षेत्र को फोकस कर सकते हैं। दूसरा, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। तीसरा, द्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। द्वीपीय देश जैसे श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, ये छोटे छोटे देश जो है उनको स्पेशल फोकस किया जा सकता है। और यदि हम इसको फोकस करेंगे तो अगर द्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करेंगे तो क्या हो सकता है? नंबर एक, पहला पॉइंट, इस क्षेत्र में हम चीन को प्रतिसंतुलित भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा? अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा भी दे सकते हैं, क्योंकि जैसे सेशेल्स है वो छोटा सा देश है, लेकिन उसके साथ हमने संबंध स्थापित किए तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है। तो अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। तीसरा बिंदु जो होगा वो होगा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर नियंत्रण होगा। अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर नियंत्रण होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने ये बताया कि भारत अगर ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी को फोकस करता है तो फोकस एरिया में क्या क्या आएगा? नंबर एक, भारत मत्स्य क्षेत्र, फिशिंग एरिया को फोकस कर सकेगा। नंबर दो, समुद्री संसाधनों का बेहतर तरीके से इस पॉलिसी के अंतर्गत दोहन कर सकेगा, जैसे तेल, प्राकृतिक गैस आदि। उसी प्रकार से अगर भारत ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को बहुत बेहतर तरीके से रखा तो द्वीपीय देश जो है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, उनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करके पहला बिंदु जो होगा इस क्षेत्र में चीन को प्रति संतुलित कर सकेगा। और जब हम चीन को काउंटर बैलेंस करेंगे तो चीन इस क्षेत्र में जो ओबोर प्रोजेक्ट के तहत मैरीटाइम सिल्क रूट का निर्माण कर रहा है उससे भारत प्रति संतुलित कर सकेगा। दूसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि समुद्री अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़कर नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से एक आएगा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर हमारा नियंत्रण भी होगा, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी विदेश नीति जो है उसको भी नए आयाम मिलेंगे। और आपको पता है बदलते वक्त के साथ जो अपनी विदेश नीति में परिवर्तन करेंगे वही देश सबसे आगे होंगे। इसलिए भारत को ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी पर फोकस करके न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देनी चाहिए, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी जैसे चीन को प्रति संतुलित करने में भी ये रणनीति अहम भूमिका अदा कर सकती है। तो ये आपका पॉइंट था इसमें। अब यहां से हम देखें तो इसके बाद का जो बिंदु आएगा वो बिंदु आपका है कि अगर हम भारत को एक बार फिर देखें, भारत को, तो आपको पता है कि भारत की लगभग 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा है। भारत की लगभग 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय सीमा है। दूसरा, कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत बड़े स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, किसमें? केजी बेसिन के अंदर। तीसरा, भारत के पास लगभग 1300 द्वीप है, 1300 द्वीप हमारे पास में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और लक्षद्वीप को मिला करके। इसी प्रकार हिंद महासागर को भारत फोकस कर सकता है। तो ये बिंदु भी आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे। तो ये पॉइंट्स आपको सब मिला करके इस स्ट्रेटजी को यूज में लेना है। अब हम आगे बढ़ें और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा इसी से जुड़ा हुआ वो है नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो मैंने कहा, अगर आपसे पूछे
कि हिंद प्रशांत रणनीति क्या है। हिंद प्रशांत रणनीति क्या है? इसी को हम कहते हैं हिंद, मतलब इंडियन ओशन तो इंडो, और यहां पर प्रशांत को इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक स्ट्रेटजी। हिंद प्रशांत रणनीति क्या है? अगर ये आपके पास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हिंद प्रशांत रणनीति से आप क्या समझते हैं, या हिंद प्रशांत रणनीति सबसे पहला बिंदु जाएगा, ये आप बताओगे ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत अब भारत जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो अपना रहा है, ये भारत की विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत, मतलब भारत क्या करना चाहता है, तो जिसके अंतर्गत भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहता है। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहता है। सेकंड पॉइंट जो आएगा, दूसरा यहां पर हिंद का मतलब क्या होगा, या हिंद का मतलब हिंद महासागर है, मतलब ये होगा हिंद महासागर के द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना, और तीसरा यहां पर एक और आएगा प्रशांत, तो इसका मतलब होगा थर्ड, प्रशांत महासागरीय द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना। तो यहां पर आप देख रहे हो कि हमारी जो हिंद प्रशांत रणनीति है वो हमारी ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी का ही एक प्रमोटेड रूप है ये। तो आप देखो हिंद प्रशांत रणनीति में आके हमारी ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी और ब्रॉड हो जाती है। आपसे पूछे कि हमारी हिंद प्रशांत रणनीति क्या है, हमारी हिंद प्रशांत रणनीति नंबर 1 ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहता है। हिंद महासागर के द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना, और प्रशांत महासागरीय द्वीपीय और प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना। इसका मतलब होगा कि इसमें हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कि हिंद महासागर में जो द्वीपीय देश हैं और जो प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश हैं उनके साथ भारत अपने बेहतर संबंध स्थापित करे, ताकि भारत ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को भी बढ़ावा दे सके और साथ ही साथ इस क्षेत्र में चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके। तो ये पॉइंट आएगा इसमें। अब जैसे आपको पता है कि हिंद महासागर के अगर स्पेशली कुछ देश देखें हिंद महासागर में, जिसमें से हमने एक देश पढ़ लिया है, नंबर 1 श्रीलंका। इसको हम पढ़ चुके हैं कि भारत को श्रीलंका को क्यों फोकस करना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ लिया है मालदीव। तीसरा आप देखोगे एक देश है हिंद महासागर में जो अफ्रीका का है, उसका नाम क्या है, सेशेल्स। और फोर्थ जो है वो है मॉरिशस। चौथा जो है मॉरिशस, पांचवा मेडागास्कर, और छठा जो है वो बेसिकली जिबूती है। यहां पर लिखा है मेडागास्कर। तो ये भारत इन देशों को फोकस करेगा। फिर प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों को, जिसके साथ मिलकर भारत ने फिपिक नामक संगठन भी बनाया है। तो यहां पर ये आपको फोकस करना होगा। तो ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताने का आपको प्रयास किया। अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो ग्लोब पे देखने पता लगेगा कि ये बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका महाद्वीप के बाद ये पार्ट आता है लाल सागर का, और लाल सागर से लगता हुआ जो एरिया है वही है आपका अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला।
ये ईरान, ये पाकिस्तान और ये आ गया भारत और ये इंडो चाइना प्रायद्वीप आ गया, इंडो चाइना प्रायद्वीप। अब यहां पर आप देखोगे कुछ देशों को, सबसे पहले भारत जो है यहां पर स्थित श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यहां पर ये आ गया मालदीव और यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है सेशेल्स, और इस जगह पर ये जो देश है इसको हम कहते हैं मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पास यहां पर एक छोटा सा देश और है जिसको हम कहते हैं मॉरिशस। तो भारत जो अपनी हिंद प्रशांत रणनीति को अपनाएगा तो उसमें स्पेशली फोकस किसको करेगा, वो होगा, ये हमने दो पढ़ लिए हैं, वो आप उसमें जोड़ लेना। और तीसरा जो है सेशेल्स, मॉरिशस और मेडागास्कर, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जब आपसे पूछे कि ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है तब उसको बताओगे, फिर पूछा आपको हिंद प्रशांत रणनीति क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसके तहत कौन से कदम उठाए हैं, जो कदम उठाए हैं फिर हम इनके बारे में लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले आपसे नंबर 1 मैंने लिया सेशेल्स, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिया सेशेल्स को। अब जैसे सेशेल्स के बारे में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है सेशेल्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेशेल्स है कहां पर। तो आप लोकेशन देखिए, सेशेल्स बेसिकली हिंद महासागर में है। सेशेल्स किस महासागर में? हिंद महासागर में। किस महाद्वीप का देश है? तो उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो वापस में रिपीट कर देता हूं, आपसे पूछे सेशेल्स के बारे में 15 शब्द या 20 शब्दों में। सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 110 के लगभग द्वीपों का समूह है। 110 द्वीपों का समूह है एवं इसकी जनसंख्या मात्र 90,000 है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है। इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित है, परंतु इसकी सामरिक स्थिति हिंद महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से गुजरने वाले तमाम अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग इसके पास से होकर गुजरते हैं। साथ ही साथ चीन का जो मैरीटाइम सिल्क रूट है उसको भी इसके साथ जोड़ के बनाया गया है। अतः सेशेल्स सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। सेशेल्स सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2015 में सेशेल्स की यात्रा की एवं इसके पश्चात सेशेल्स के राष्ट्रपति ने पिछले 5 वर्षों में 2 बार भारत की यात्रा की है। भारत ने सेशेल्स को हिंद महासागर की निगरानी करने के लिए 2 ड्रॉनियर विमान भी दिए हैं ताकि हिंद महासागर की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके। साथ ही साथ मेडागास्कर के उत्तर में सेशेल्स का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम एजम्पशन है। सेशेल्स का एक द्वीप है एजम्पशन। एजम्पशन क्या है? मेडागास्कर के उत्तर में स्थित हिंद महासागरीय छोटा सा सेशेल्स का एक द्वीप, जहां भारत सेशेल्स के साथ मिलकर एक सामरिक केंद्र के रूप में इसका विकास कर रहा है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में सेशेल्स की सरकार के साथ भारत सरकार ने यह एग्रीमेंट किया था कि भारत एजम्पशन द्वीप पर अपना एक नौसैनिक केंद्र विकसित करेगा। परंतु चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और सेशेल्स एक छोटा देश है और कुछ अन्य देशों ने और वहां की विपक्षी पार्टियों ने ऐसा भड़काया होगा कि इसके नतीजे नकारात्मक भी हो सकते हैं।
इसलिए वहां की जनता के विरोध के बाद अब यह तय हुआ है कि भारत सरकार और सेशल्स की सरकार मिलकर एजम्पशन द्वीप का डेवलपमेंट करेगी ताकि इसे एक सामरिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये हिंद महासागर की सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में जो समुद्री लुटेरे हैं उनसे भी जहाजों की रक्षा करने में यह केंद्र अहम भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथ अगर भारत एवं सेशल्स के मध्य बेहतर संबंध होते हैं तो इस क्षेत्र में चीन को भी प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना। मैंने बहुत ब्रीफ में आपको सेशल्स के बारे में बताने का प्रयास किया है। सेशल्स क्या है? सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है जिसकी जनसंख्या मात्र 90,000 है। ये ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन से आजाद हुआ था। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशल्स का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड एजम्पशन जिसका विकास भारत कर रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको सेशल्स के अंदर ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि सेशल्स जो है वहां पर अगर भारत सेशल्स के साथ बेहतर संबंध स्थापित करता है तो नंबर 1 भारत अपनी नीली अर्थव्यवस्था की नीति को फोकस कर सकेगा, चीन को प्रतिसंतुलित कर सकेगा, हिंद महासागर की सुरक्षा कर सकेगा, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकेगा और प्रवासी भारतीयों को रोजगार भी मिल सकेगा। ध्यान रखना सेशल्स बहुत छोटा सा देश है लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो भारतीय लोग हैं एनआरआई वो सेशल्स की होटल्स और उसके टूरिज्म से लगे डिपार्टमेंट्स में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय वहां पर काम करते हैं और वो सेशल्स की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। तो आज के दृष्टिकोण से आप सेशल्स जैसे छोटे से देश को जरूर ध्यान में रखना। तो ये पॉइंट्स आपके किसके बारे में होंगे? सेशल्स के बारे में। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक पॉइंट आपका सेशल्स के बाद में आप लोग ध्यान रखना मेडागास्कर। यहां पर मेडागास्कर आप देख रहे हो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है मेडागास्कर। मेडागास्कर की लोकेशन आप देखोगे तो ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो आप मुझे बताइए कि दूसरा, तीसरा और चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन से हैं और उसमें मेडागास्कर द्वीप का नंबर कौन सा है? हालांकि अफ्रीका का ये सबसे बड़ा है लेकिन वर्ल्ड में मेडागास्कर का नंबर कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये आईआर का प्रश्न नहीं है। तो मेडागास्कर अब आपको कैसे मेडागास्कर आईआर की पॉइंट से कैसे? तो मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है, परंतु ये अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर स्थित है, ये इंटरनेशनल वाटरवे पर स्थित है और हिंद महासागर में इसकी सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण मार्च 2018 में भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर की यात्रा की। रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर की यात्रा की एवं इस यात्रा के दौरान ही मेडागास्कर की सरकार ने हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति को जिस पदक से सम्मानित किया वो था मेडागास्कर का सर्वोच्च विदेशी सम्मान मालागासी ग्रांड क्रॉस। किस सम्मान से किया? तो मालागासी ग्रांड सम्मान से सम्मानित किया। किसको? हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद को। कब? मार्च 2018 में। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत सरकार ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीपीय देश
अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े द्वीपीय देश मेडागास्कर के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में हमारे राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद ने मेडागास्कर की यात्रा की। मेडागास्कर की यात्रा की ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली मेडागास्कर यात्रा थी। अब तक मतलब 70 सालों में कोई गया ही नहीं मेडागास्कर। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली मेडागास्कर यात्रा थी। यहां तक कि कोई पीएम भी नहीं गया यहां पर। देखिए आप कितनी लापरवाही बरती गई विदेश नीति के अंदर कि मेडागास्कर भले ही गरीब हो लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि इस दौरान मार्च 2018 में 14 मार्च 2018 को भारतीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद को मेडागास्कर के सर्वोच्च सम्मान मालागासी ग्रांड सम्मान से सम्मानित किया गया। ये चीज आप बहुत बेहतर तरीके से याद रखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। अब हम आगे बढ़े। यहां पर ज्योग्राफी के पॉइंट से 2 क्वेश्चन बनेंगे और वो क्या बनेंगे, आपसे पूछ ले कि वह कौन सा चैनल है जो अफ्रीका महाद्वीप से मेडागास्कर को अलग करता है। यहां पर आप देख रहे हो कि मेडागास्कर की जो लोकेशन है, यहां पर आप देख रहे हो कि मेडागास्कर की जो लोकेशन है वो लोकेशन यहां पर है। ये मेडागास्कर है, तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछेगा इस चैनल का नाम क्या है। तो ध्यान रखना यहां पर जो चैनल है आप ट्रेस करना, मोजाम्बिक चैनल लिखा होगा। यहां पर इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। और क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि मोजाम्बिक चैनल किन 2 सागरों को जोड़ता है और किन 2 देशों को अलग करता है। यह भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद हम थोड़ा और देखें मेडागास्कर को, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, तो मालागासी ग्रांड सम्मान से, लेकिन ग्रांड क्रॉस से। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि मेडागास्कर का पुराना नाम क्या था। यह आपसे प्री एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा आपसे कि मेडागास्कर का पुराना नाम क्या था, द ओल्ड नेम ऑफ मेडागास्कर। तो उत्तर होगा मेडागास्कर का पुराना नाम था मालागासी। इसका पुराना नाम क्या था, मालागासी। तभी तो वहां उस सम्मान का नाम भी क्या है, उस सम्मान का नाम भी मालागासी ग्रांड क्रॉस है। ये मालागासी क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना, मालागासी मेडागास्कर का ही पुराना नाम है और यहां पर रहने वाली जनजाति का नाम भी मालागासी है। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखना। और कौन सा चैनल यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो होगा मोजाम्बिक चैनल। ये बिंदु आप ध्यान रखेंगे। और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति ने मार्च 2018 में यहाँ की यात्रा की और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। तो ये पॉइंट्स आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो एक देश और आएगा। हमारा पॉइंट जो चल रहा है वो चल रहा है हिंद प्रशांत रणनीति। और हिंद प्रशांत रणनीति के तहत भारत ने किन देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयास किए हैं, उसको हम 1 by 1 देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेशेल्स के बारे में। हाँ, 2 हम पढ़ चुके हैं। कौन से, श्रीलंका बिल्कुल अलग से पूरा एक वीडियो बना हुआ है, मालदीव पूरा एक अलग से वीडियो बना, उसको पढ़ चुके हैं। और आज हमने पढ़ा सेशेल्स को और फिर पढ़ा मेडागास्कर को। एक क्वेश्चन और ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप से मकरवर्त, अफ्रीका महाद्वीप से ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और यहां पर आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 23.5 डिग्री 23.5 साउदर्न लैटिट्यूड, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकरवर्त कहते हैं, वो अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से गुजरता है। तो आज आप चेक करेंगे किन किन देशों से गुजरता है। दक्षिण अफ्रीका से गुजरता है क्या, मोजाम्बिक से गुजरता है क्या, मेडागास्कर से गुजरता है क्या, मेडागास्कर से गुजर रहा है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। मैं तो हिंट दे रहा हूं ज्योग्राफी के पॉइंट से। ये क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा से मेडागास्कर चर्चा में आया है।
फिर हम आगे बढ़े तो जस्ट यहां पर एक छोटा सा देश है, यहां पर शायद ये बिंदियां आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी, इस जगह पर इस देश का नाम है क्या? मॉरिशस। इस देश का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस बिल्कुल मेडागास्कर के पास मकरवर्त के ऊपर स्थित हिंद महासागरीय द्वीपीय देश अफ्रीका महाद्वीप का है। वापस पूछे आपसे, मॉरिशस क्या है? मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीपीय देश है जो मेडागास्कर के पूरब में मकरवर्त के ऊपर है। यह देश पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए जब ब्रिटिश उपनिवेश था उसी समय यहां पर बड़ी संख्या में भारत के लोगों को लाके बसाया गया था। भारतीय यहां पर बड़ी संख्या में मजदूरों के रूप में आए थे। भारतीय यहां पर बड़ी संख्या में मजदूरों के रूप में आए थे और वो यहीं पर सेटल हो गए। और आप देखिए, मॉरिशस जो देश है उसमें एनआरआईज जो मतलब वहां काम करने जो लोग गए वो वहीं जाके बस गए। जब बस गए तो नागरिक भी वही हैं, उनको हम कहेंगे क्या? पीआईओ, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग। और भारतीय मूल के लोग जो मॉरिशस में जाके बस गए और वहां के आज नागरिक हैं और उनमें अधिकांशतः हिंदू जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए 48% यहां पर 48% जनसंख्या मॉरिशस की जो है वो हिंदू जनसंख्या है। इसलिए भारत से मॉरिशस की संस्कृति बहुत ज्यादा मिलती है। इस कारण से मॉरिशस को लघु भारत भी कहा जाता है। मॉरिशस को किस और नाम से जानते हैं? मिनी इंडिया, लघु भारत। आपसे पूछे कि लघु भारत के नाम से किस देश को जाना जाता है तो उत्तर होगा आपका मॉरिशस। तो ये पॉइंट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दोनों इसमें इसका उत्तर आपका ये वाला पॉइंट आएगा। तो यहां पर मॉरिशस को जो है लघु भारत के नाम से जाना जाता है और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग जो है यहां पर रहते हैं। यहां की कुल जनसंख्या में 48% लोग जो है वो बेसिकली भारतीय मूल के लोग हैं। तो ये बिंदु ध्यान रखना। और आपको शायद बहुत ज्यादा अचंभा हो कि पिछले 25 से 30 सालों से यहां पर अधिकांशतः जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं वे लोग ज्यादातर भारतीय मूल के हैं, क्योंकि भारतीय मूल के लोगों की जो लेबर पार्टी है उस लेबर पार्टी ने यहाँ पर बेहतरीन काम किया है। जैसे अनिरुद्ध जगन्नाथ, परविंद जगन्नाथ, रामकेश्वर कुरियाक, नवीन रामगुलाम जैसे अनेकों लोग बहुत बड़े बड़े पद पर पहुंचे हैं। यहाँ तक कि अभी लंबे समय तक थे अनिरुद्ध जगन्नाथ और अब उनके बेटे परविंद जगन्नाथ इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन? प्रविंद जगन्नाथ। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चूंकि हमें मॉरिशस के साथ संबंध इसलिए भी स्थापित करने चाहिए कि मॉरिशस कल्चरल रूप से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आपका यहां पर होगा कि आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के लिए मॉरिशस महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए मॉरिशस महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग बताएंगे मुझे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के लिए मॉरिशस इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, तो इसका उत्तर आपको जब लिखोगे तो सबसे पहले बताओगे हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका महाद्वीप का द्वीपीय देश मॉरिशस सामरिक दृष्टिकोण से हिंद महासागर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां की 48% जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है।
इसलिए पिछले 30 वर्षों में यहां के अधिकांश राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। इस कारण इसे लघु भारत भी कहा जाता है। इसे लघु भारत भी कहते हैं, किसको? मॉरिशस को। अब हम ये करें कि भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो नंबर वन जो है पहला पॉइंट आप जोड़ दोगे इसका सामरिक स्थिति से। क्या बोलोगे कि मॉरिशस की सामरिक स्थिति हिंद महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत इसके साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करके अपनी सामरिक स्थिति को हिंद महासागर में और बेहतर कर सकता है। तो पहला पॉइंट होगा सामरिक स्थिति का। दूसरा हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत ने मॉरिशस के साथ मिलकर अपतटीय निगरानी पोत यहां पर स्थापित किया है। अपतटीय निगरानी पोत भी भारत ने यहां पर स्थापित किया है। अपतटीय निगरानी पोत को कहेंगे मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय, यहां पर आएगा बहुउद्देशीय अपतटीय निगरानी पोत, मल्टीपर्पज ऑफशोर पेट्रोल वेसल, इसको कहेंगे, जो भारत ने मॉरिशस में स्टैब्लिश किया है। दूसरा, बड़ी संख्या में, ध्यान रखना, बहुत बड़ी संख्या में एनआरआई और पीआईओ मॉरिशस में काम करते हैं। एनआरआई काम करते हैं, पीआईओ तो वहां पर बस चुके हैं, एनआरआई काम करते हैं। अतः उनकी हितों की सुरक्षा के लिए भारत का इसके साथ संबंध महत्वपूर्ण है। और तीसरा, वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को वैश्विक हिंदी भाषा की मान्यता दिलाने में मॉरिशस की बड़ी भूमिका रही है और मॉरिशस प्रयास कर रहा है। इसलिए बार बार जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन है उसके अधिकांश पार्ट यहीं पर आयोजित किए गए हैं। साथ ही साथ चीन को प्रतिसंतुलित करने में भी इसकी भूमिका अहम हो सकती है। चीन को प्रतिसंतुलित करने में। और एक साथ पॉइंट और लिख दोगे, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए भी ऐसा जरूरी है। फिर हम अगर सेकंड पॉइंट देखें तो ये आएगा कि मॉरिशस के लिए भारत इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आपसे इसका क्वेश्चन का उत्तर पूछे, मॉरिशस के लिए भारत महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसका उत्तर क्या होगा? तो आपका इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि मॉरिशस के लिए भारत इंपॉर्टेंट क्यों है, नंबर वन, मॉरिशस एक छोटा सा द्वीपीय देश है। अतः भारत जैसे देश के साथ जुड़कर वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, भारतीय पर्यटक मॉरिशस की पर्यटन व्यवस्था को बहुत मजबूत करके उसकी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दे सकते हैं। तीसरा होगा नालंदा विश्वविद्यालय और मॉरिशस विश्वविद्यालय में सहयोग और भारतीय यूपीएससी और मॉरिशस की लोक सेवा आयोग के बीच में भी ट्रेनिंग के लिए आपस में एक समझौता हुआ है। इस कारण से ये महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो एक बिंदु और ध्यान रखना आप लोग, जो शायद मैंने आपको बताया नहीं, दुनिया भर की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने जो रजिस्टर्ड कार्यालय हैं वो बेसिकली खोल रखे हैं मॉरिशस के अंदर। इवन भारत की भी कई मल्टी पर्पज और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस जो है मॉरिशस के अंदर है। तो मॉरिशस से हमारा जो ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी ब्लैक रास्तों से या अवैध रास्तों से मॉरिशस जाता है, फिर मॉरिशस से एक नंबर का रूप रख भारत में आता है। इसलिए अगर भारत मॉरिशस के बीच बेहतर संबंध होंगे तो हम इस प्रकार के काला धन की चोरी को रोक सकते हैं और काले धन पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। इसको मुझे मौका मिला तो इसे क्या कहते हैं, ये सिस्टम क्या है, इसको पूरा एक जाल के रूप में मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। टैक्स हेवन कंट्री किसे कहते हैं और इसमें मॉरिशस की क्या भूमिका है, तो इसको हम अलग से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान में रखना। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक बिंदु आपका आएगा कि यहां से जैसे भारत आगे बढ़ा तो ये आपका मॉरिशस यहां पर हुआ।
ये पार्ट हुआ मॉरिशस। एक आप ध्यान रखना, मॉरिशस के जस्ट नीचे यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन। ये एक छोटा सा द्वीप है, ये फ्रांस का है और यहां पर लगभग 1 लाख के लगभग भारतीय मूल और प्रवासी भारतीय यहां पर रहते हैं। किस आइलैंड पर? रीयूनियन पर, जो कहां पर है? हिंद महासागर में। किस देश का है? तो फ्रांस का। उसके बाद आप देखो कि यहां इस जगह पर हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसी के तहत भारत ने यहां पर एक बंदरगाह का डेवलपमेंट किया है। उस बंदरगाह का नाम है चाबहार बंदरगाह। उसका नाम है चाबहार बंदरगाह। चाबहार भी कहते हैं, चाबहार पोर्ट। सबसे पहले आपसे पूछे कि चाबहार बंदरगाह क्या है? चाबहार बंदरगाह क्या है? तो ध्यान रखना, ये ईरान की, अगर आपसे पूछे कि चाबहार बंदरगाह, तो ये बेसिकली आप देखोगे ये भारत और भारत से यहां पर इस जगह पर, और ये हिस्सा किसका होगा? तो ये हिस्सा ईरान का है। ईरान का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित ओमान की खाड़ी के पास, ईरान के दक्षिण, ये पूरा ईरान होगा। तो ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित, ईरान के साउथ ईस्ट में, ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित ओमान की खाड़ी पर स्थित चाबहार एक महत्वपूर्ण सामरिक बंदरगाह है। महत्वपूर्ण सामरिक बंदरगाह है जिसके लिए भारत और ईरान के बीच में वर्ष 2003 के अंदर एक समझौता हुआ था और उस समझौते के तहत इस बंदरगाह का परिचालन और इसके पुनर्निर्माण के लिए भारत और ईरान के बीच में समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से भारत ने यहां पर लगभग 3000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया और इसको बिल्कुल आधुनिक बनाने का प्रयास किया। किसको? चाबहार बंदरगाह को। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर, अगर भारत चाबहार बंदरगाह का विकास करता है तो भारत को लाभ क्या होगा? तो पहली बात तो 2003 में एग्रीमेंट हुआ और 2015 में यह बंदरगाह भारत को सौंप दिया गया है। कौन सा? चाबहार बंदरगाह। अब इससे भारत को लाभ क्या है? तो आपसे पूछे कि चाबहार बंदरगाह से भारत को लाभ क्या है? भारत जिस चाबहार बंदरगाह का डेवलपमेंट कर रहा है जो ईरान का है, इससे भारत को लाभ क्या है? तो नंबर 1, इससे भारत की इंडो प्रशांत रणनीति मजबूत होगी। और इंडो प्रशांत रणनीति क्या है ये मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा, अगर भारत चाबहार बंदरगाह का विकास करता है तो अरब सागर पर भारत का नियंत्रण बढ़ सकेगा। तीसरा, आपको पता है कि जहां पर चाबहार बंदरगाह है उससे मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर ही यहां पर पाकिस्तान का एक पोर्ट है जिसका नाम ग्वादर बंदरगाह है। तो पाकिस्तान में चीन द्वारा निर्मित किए जा रहे ग्वादर बंदरगाह को प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। ग्वादर बंदरगाह को प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। ग्वादर बंदरगाह को प्रतिसंतुलित भी किया जा सकेगा। तो पहला, इंडो प्रशांत रणनीति को मजबूत करना। दूसरा, अरब सागर पर नियंत्रण। तीसरा, पाकिस्तान में चीन द्वारा निर्मित किए जा रहे बंदरगाह को प्रतिसंतुलित करना। चौथा, ये भी डाल सकते हो, चीन की मैरीटाइम सिल्क रूट की परियोजना को भी प्रतिसंतुलित करना, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। चाइना की मैरीटाइम सिल्क रूट को भी प्रतिसंतुलित करना। इसके अलावा ध्यान रखना, भारत ने यहां पर व्यापक निवेश किया है ताकि भारत अगर इस रास्ते से सीधा अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया पहुंच सकता है। कल हमने मध्य एशिया को देखा था। मध्य एशिया देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तक भारत की पहुंच मजबूत हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। इसके साथ साथ
एक बिंदु और ध्यान रखना, इससे भारत ईरान के द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। भारत ईरान के बायलैटरल जो रिलेशंस है वो मजबूत होंगे, और आपको पता होगा कि संबंध जब मजबूत होंगे, और ये हमें पता है कि भारत तेल के लिए ईरान पर निर्भर है और ईरान हमारे तेल की आपूर्ति में बड़ी भूमिका अदा करता है, अतः इसका इंपैक्ट उस पर भी जाएगा। साथ ही साथ अगर हमें पैरेलल में दो देशों में से किसी एक को छांटना है, ईरान और पाकिस्तान, तो हमें ईरान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे। हालांकि उसकी एक लिमिट है, और उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट है कि जहां ईरान और अमेरिका के संबंध बिगड़ रहे हैं और ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अमेरिका ने काटसा एक्ट पास किया, जो हमने भारत यूएसए संबंधों में देखा था। तो भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस प्रकार से आगे बढ़ाना होगा कि वो ईरान के साथ भी अपने बेहतर संबंध स्थापित कर सके, और साथ ही साथ भारत जो है वो ईरान के साथ भी बेहतर संबंध स्थापित, मतलब अमेरिका के साथ भी कर सके और ईरान के साथ भी कर सके। ईरान के साथ करेगा तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में भी इसकी अहम भूमिका होगी। इसी प्रकार से एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि एक पॉइंट और आ सकता है, और वो आपका है दुक्कम बंदरगाह क्या है। मतलब यहां पर एक क्वेश्चन और है आपका, जैसे हमने अभी आज जो पढ़े उसमें आप देखोगे नंबर 1 सेशेल्स को पढ़ा, नंबर 2 मेडागास्कर, नंबर 3 उसके बाद हमने पढ़ा मेडागास्कर के बाद मॉरिशस। देखो 1 2 3 और 4 6 बात बंदरगाह। पांचवा आप ध्यान रखना, इस जगह पर ये बेसिकली आ जाएगा ओमान, और ओमान का एक पोर्ट है। ओमान जैसे ये अरब प्रायद्वीप है, तो अरब प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण में यहां पर ये ओमान है, और इस जगह पर ये यमन है। तो ये पार्ट मैंने निकाला, ये वाला, ये आ जाएगा लाल सागर। यहां से इस जगह पर एक पोर्ट है जिसका नाम है दुक्कम बंदरगाह, दुक्कम DUQM, इसका नाम होगा DUQM। ये अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। दुक्कम पोर्ट क्या है, दुक्कम बंदरगाह क्या है, ये अभी तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है दुक्कम पोर्ट के बारे में। तो आपसे पूछे दुक्कम पोर्ट क्या है, तो लिखना, इसका उत्तर होगा ये ओमान के दक्षिण पूर्व में स्थित, ओमान की दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर स्थित, ओमान की दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जो अरब सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करता है। सिर्फ पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, दुक्कम बंदरगाह किसका है, उत्तर होगा ओमान। भारत ने ओमान के साथ किस बंदरगाह के लिए समझौता किया है, उत्तर होगा दुक्कम बंदरगाह के लिए भारत और ओमान के बीच में समझौता हुआ है। और हाल ही में भारत सरकार ने इस बंदरगाह को सैन्य उपयोग के लिए, स्पेशली क्या है, सैन्य उपयोग के लिए ओमान से लिया है। ये भारत ओमान के बढ़ते रिश्तों की ओर भी संकेत करता है। अब इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट से पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत ने यदि दुक्कम बंदरगाह ओमान से लिया है तो इससे भारत को लाभ क्या होगा। तो नंबर 1 भारत की, इससे भारत को लाभ क्या होगा, तो नंबर 1 तो पहला वही बोलोगे, भारत की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी मजबूत होगी, भारत की ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी मजबूत होगी। दूसरा, भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी मजबूत होगी। तीसरा, इस बंदरगाह के आने से यहां के आसपास की जो जलसंधियां हैं उस पर भारत का नियंत्रण बढ़ सकेगा। तीसरा पॉइंट जो यहां पर आएगा, तीसरा, हिंद महासागर की सुरक्षा, तीसरा जो होगा हिंद महासागर की सुरक्षा
और चौथा, चीन की मेरीटाइम सिल्क रूट को प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। चीन की मेरीटाइम सिल्क रूट को प्रतिसंतुलित किया जा सकेगा। और ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक तो यहां पर आप देखोगे कि वो कौन सी जल संधि है, वो कौन सी जल संधि है जो ओमान को ईरान से अलग करती है। आप मुझे बताएं कौन सी जल संधि है जो ओमान को ईरान से अलग करती है। उसका नाम है हारमुज की जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसको आप ज्योग्राफी के पॉइंट से जरूर देख कर जाना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हारमुज की जल संधि किन दो देशों को अलग करती है और किन दो सागरों को जोड़ती है, ये आप याद करके जाएंगे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछिए, देखो यहां पर ये भारत आ गया और ये खाड़ी है, इसको फारस की खाड़ी कहते हैं। इस फारस की खाड़ी के पहला देश यहां पे आएगा ओमान। आपसे पूछिए भारत के निकटतम, सबसे निकटतम भौगोलिक रूप से भारत के सबसे निकटतम खाड़ी देश कौन सा है? उत्तर होगा ओमान। भारत के सबसे निकटतम भौगोलिक रूप से कौन सा खाड़ी देश है? तो ओमान। इसलिए ध्यान रखना, ज्यादातर जो फ्लाइट्स गल्फ में जाती है वो ओमान की राजधानी मस्कत होते हुए जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और एक आपसे पूछे कि अल निगाह क्या है, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो है किसी पीसीएस एग्जाम के प्री में पूछा गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किसमें पूछा गया था। आपसे पूछिए कि अल निगाह क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अल निगाह क्या है, तो भारत एवं ओमान की थल सेनाओं के मध्य, भारत एवं ओमान की थल सेनाओं के मध्य, भारत एवं ओमान की थल सेनाओं के मध्य आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। भारत एवं ओमान की थल सेनाओं के मध्य जो तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ उसे अल निगाह नाम दिया गया है। और तीसरा जो है ओमान में मार्च 2019 में हुआ है। तीसरा अभ्यास जो है मार्च 2019 में, और कहां पर हुआ है? ओमान में हुआ है। तीसरा सैन्य संयुक्त अभ्यास जो है वो ओमान में हुआ है। तो आज हमने जो पढ़ा वो पार्ट था दोस्तों, कौन सा? आज हमारा पार्ट था ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इसका कुछ पार्ट बाकी है, हम कल इसको आगे करेंगे एक नए अंदाज के साथ, नए प्रेजेंटेशन के साथ। बस आप अपनी स्थिति को मजबूत करते जाइए, शेयर करना न भूलें, कमेंट भी करें और वीडियोस को लगातार देखें। जय हिंद, जय भारत।